नमस्ते दोस्तों। ज्यादातर किसान भाइयों को बारिश के मौसम में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। जब भी तेज बारिश होती है तो उनके खेत की सॉइल पानी के साथ मिक्स होकर कहीं पे और बह जाती है। इसकी वजह से किसान भाइयों को जो खेत की पैदावार मिलनी चाहिए उतने अमाउंट में नहीं मिलती। इसकी वजह से उनको पैसों का भी नुकसान होता है। इसका क्या कोई उपाय है? जी हाँ, इसका उपाय है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम समझेंगे सॉइल कंजर्वेशन क्या है, वाटर कंजर्वेशन क्या है। अगर कोई किसान भाई को सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन करना है तो किस तरीके से वह कर सकता है अपने खेत में। अगर वह सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स बनाना चाहता है, सॉइल इरोजन को कम करना चाहता है, तो वह किस तरीके से कर सकता है, इसके बारे में आज का वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड्स कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। मैं हूं जयपाल सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कृषि विद्या में। तो बिना किसी देरी के करते हैं आज का टेक्निकल सेशन शुरू। तो फ्रेंड्स सबसे पहले समझते हैं कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का मतलब क्या है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन समझने के लिए दो वर्ड्स का मतलब समझना पड़ेगा। पहला है सॉइल कंजर्वेशन और दूसरा है वाटर कंजर्वेशन। सबसे पहले समझते हैं कि सॉइल कंजर्वेशन का मतलब क्या है। तो इट इज डिफाइंड एज द कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन इन ऑर्डर टू मेंटेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए अगर हम किसी भी कंजर्वेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके सॉइल इरोजन को हम रिड्यूस कर पाए या कंट्रोल कर पाए तो ये कंजर्वेशन प्रोसेस को हम सॉइल इरोजन बोल सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है वाटर कंजर्वेशन। इट इज द यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर फॉर द गुड ऑफ ऑल यूजर्स। यानी कि अगर सभी यूजर्स के लिए हम पानी का सही यूज और मैनेजमेंट कर पाए तो इसको हम बोलेंगे कि वाटर कंजर्वेशन। यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले ये देखते हैं कि यूजर्स हमारे लिए कौन कौन है कि जिसको वाटर कंजर्वेशन का फायदा हो सकता है। पहला है एग्रीकल्चर से, बाद में है इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्रीज, और थर्ड है डोमेस्टिक यूज। ये सभी हमारा यूजर्स है। एग्रीकल्चर में फार्मर्स पानी का यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल जो प्लांट होते हैं वहां पे भी पानी का यूज होता है, और डोमेस्टिक पर्पस के लिए घर पे भी हम पानी का यूज करते हैं। अगर हम वाटर का कंजर्वेशन कर पाए तो ये सभी यूजर्स के लिए हम पानी को अवेलेबल करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब समझते हैं कि व्हाई वाटर कंजर्वेशन इज नीडेड। पानी का कंजर्वेशन हमको क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पूरी अर्थ पे जितना भी पानी अवेलेबल है उसमें से 97% वाटर जो है वो ओशियन में अवेलेबल है। तो बचा 3% पानी की जो फ्रेश वाटर है। तो अब बात करते हैं ये 3% पानी जो हमारे लिए अवेलेबल होना चाहिए कि जो फ्रेश वाटर है उसमें से हमारे लिए एग्जैक्टली अवेलेबल कितना है। तो अगर हम ये 3% पानी को 100% ऑफ वाटर मान के चले तो उसमें से 70% जितना पानी ग्लेशियर्स में है, यानी कि वो फ्रोजन है, फ्रोजन वाटर। ठीक है, तो बाकी बचा 30% पानी। तो उसमें से 29% वाटर जो है वो अंडरग्राउंड वाटर है। तो इट इज अंडरग्राउंड वाटर एंड इट इज यूज्ड बाय ओनली पंपिंग, है ना। पंपिंग करके ही अपन क्या कर सकते हैं, ये पानी को बिलो वाटर सरफेस से निकाल सकते हैं, ये जिसको हम ग्राउंड वाटर भी बोलते हैं। तो बाकी बचा 1% पानी। तो लेस देन 1% जितना पानी लेक्स और रिवर्स में अवेलेबल होता है यहाँ पे कि जो सरफेस वाटर है, इसको हम बोलते हैं सरफेस वाटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पानी का इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कि हमारे लिए पूरी अर्थ में 3% पानी अवेलेबल है, उसमें से भी लेस देन 1% पानी हमारे लिए अवेलेबल है कि जो सरफेस वाटर है। अब ये सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर वो दोनों का यूज हम क्या करते हैं, पीने के लिए या फिर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक इमेज शो हो रही होगी, इसमें आप देख सकते हो एक फार्मर है, उसका फील्ड एकदम ड्राई हो गया है। वहां पे फार्मर को खेती करने के लिए पानी की जरूरत होती है और वो पानी अवेलेबल नहीं है। तो वो बेचारा फार्मर पानी के बिना खेती कैसे करे। तो फ्रेंड्स आपको दूसरी इमेज में ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आप जो सरफेस वाटर है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। इसकी वजह से पीने का पानी की जो रिवर में और लेक में भी है वो भी हमारे लिए अवेलेबल नहीं रहता है, क्योंकि रिवर का पानी समुद्र में जाके मिल जाता है, लेक का पानी भी दिन ब दिन कम होता जा रहा है। इस वजह से टोटल मिला के अगर हम बोले तो सरफेस वाटर दिन ब दिन कम होता जा रहा है। इसकी वजह से हमको दूसरा ऑप्शन जो है हमारा अंडरग्राउंड वाटर, उसको चूज करना पड़ता है। अब यहाँ पे दूसरी इमेज में देख सकते हो कि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी कितना डीप होगा कि जिसकी वजह से इनको ये रस्सी का और उसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कुल मिला के अगर बोले
तो दोनों इमेज ये शो कर रही है कि इंडिया में वाटर स्कैर्सिटी कितने हाई लेवल पे है। ये इमेज में भी फ्रेंड्स आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि खेलने कूदने की उम्र में किसी बच्ची को अगर पानी लेने के लिए घंटों माइलों तक चलना पड़े तो उसके लिए पढ़ाई एक सपना बनकर रह जाती है। तो फ्रेंड्स आप सबने अब समझा होगा कि वाटर कंजर्वेशन कितना जरूरी है। अगर हम पानी का कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो सॉइल का भी कंजर्वेशन नहीं कर पाएंगे, तो हमारे लिए दोनों डिसएडवांटेज रहेंगे। हमारी जो लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और आने वाला जो हमारा फ्यूचर है वो काफी रिस्क में रहेगा। तो फ्रेंड्स हमने समझ लिया कि वाटर कंजर्वेशन किस लिए जरूरी है। अब समझते हैं कि सॉइल कंजर्वेशन किस लिए जरूरी है, यानी कि जमीन का संरक्षण किस वजह से जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि 328 मिलियन हेक्टर्स जो लैंड है वो हमारा जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का, उसमें से 68 मिलियन हेक्टर जो जमीन है वो क्रिटिकली डिग्रेडेड है, यानी कि वो खराब है, उसका डिग्रेडेशन हो गया है, ठीक है, ड्यू टू सॉइल इरोजन और या फिर पॉल्यूशन और किसी वजह से। उसमें से भी 107 मिलियन हेक्टर जितना लैंड है वो सेवरली इरोडेड है, जो सॉइल इरोजन की वजह से इरोड हुआ है और वो काफी हद तक हुआ है। टोटल मिला के बोले तो 328 मिलियन हेक्टर जमीन में से 68 मिलियन हेक्टर जमीन है वो क्रिटिकली डिग्रेडेड है, मतलब वो कुछ हद तक डिग्रेड हो चुकी है, और 107 मिलियन हेक्टर जितनी जमीन है वो हद से भी ज्यादा इरोड हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अब हम समझ सकते हैं कि हमारे फार्मर्स के लिए या फिर हमारे लिए कितनी कम मिलियंस हेक्टर जमीन जो है वो अवेलेबल है क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए। तो इस वजह से सॉइल का कंजर्वेशन जो है वो हमको करना जरूरी बनता है। तो फ्रेंड अब हम देखते हैं कि सॉइल कंजर्वेशन क्यों जरूरी है एक एग्जांपल के द्वारा। यहाँ पर एग्जांपल में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि फार्मर का एक फील्ड है और उस फील्ड का जो स्लोप है वो ग्राउंड स्लोप इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे फील्ड में जब भी बारिश हुई है तब बारिश की वजह से सॉइल का इरोजन हुआ है और एक वाइड चैनल बन गई है। इसकी वजह से फार्मर को फार्मिंग ऑपरेशन करने होते हैं, वो सभी फार्मिंग ऑपरेशन में इसको दिक्कत आती है। इस वजह से यहाँ पे जो ब्लू लाइन का पूरा रेक्टेंगल है, पूरा फील्ड एरिया नॉट यूजेबल हो जाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल कि जहाँ पे भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत बड़ा एक फील्ड है और वहां पे भी बहुत अच्छी वाली बारिश, यहाँ पे क्लाउड्स आप देख रहे हैं और बहुत अच्छी वाली बारिश अगर होती है तब क्या होता है कि जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो स्ट्राइक होते हैं सॉइल के ऊपर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सॉइल है, सॉइल के ऊपर रेन ड्रॉप्स ये जो है वो स्ट्राइक होते हैं। इसकी वजह से सॉइल पार्टिकल डिटैच हो जाते हैं और वो वाटर के साथ मिक्स होके ग्राउंड का जो स्लोप है उस डायरेक्शन में बहने लगते हैं और बाद में सॉइल इरोजन होते होते एक बड़ी वाली वाइड चैनल बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सॉइल कंजर्वेशन अगर हम नहीं करते हैं, सॉइल इरोजन की वजह से कितना बड़ा लॉस होता है। अपन कोई भी कल्टीवेशन वहां पे नहीं कर सकते, कोई भी क्रॉप कल्टीवेशन वहां पे नहीं कर सकते, वो लैंड है वो किसी भी यूज की नहीं रहे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हमको वहां पे सॉइल कंजर्वेशन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब तक हमने समझ लिया कि सॉइल कंजर्वेशन क्या है और वाटर कंजर्वेशन क्या है। इसका फायदा यह है कि सॉइल इरोजन हम मिनिमाइज कर सकते हैं इन दोनों से। तो अब हम ये समझते हैं कि भाई सॉइल इरोजन क्या है। यहाँ पे सॉइल इरोजन का मतलब है इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स व्हिच आर गेटिंग डिटैच्ड। ये डिटैच्ड सॉइल पार्टिकल को सेडिमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेडिमेंट भी बोला जाता है कि जो वाटर के साथ मिक्स होके ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। जब तक उसको कम स्लोप मिले तब वहां पे वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो बेसिकली टोटल मिला के अपन बोल सकते हैं कि सॉइल इरोजन इज a process which combines the detachment, transportation and deposition of the detached soil particles या फिर sediments। तो जिस तरीके से हमने डेफिनेशन से समझा कि सॉइल इरोजन होने के लिए 3 चीजें आवश्यक है। क्या है? द फर्स्ट थिंग इज डिटैचमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल होना चाहिए, मतलब कि सॉइल पार्टिकल डिटैच होना चाहिए एक जगह से। बाद में क्या होता आता है सेकंड नंबर पे कि भाई ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, जो भी डिटैच्ड सॉइल पार्टिकल्स हो यानी कि जो भी सेडिमेंट्स हो वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होने चाहिए। थर्ड वन है डिपोजिशन। डिपोजिशन स्टेज में क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी ट्रांसपोर्टिंग सेडिमेंट्स होते हैं वो सेडिमेंट्स जब भी लेस स्लोप मिलता है या फिर ड्यूरिंग दी ट्रांसपोर्टेशन जब भी डिप्रेशन आता है सॉइल, मतलब कोई भी मान लो कोई भी गड्ढा है ना, या फिर कम स्लोप है या फिर लेवल्ड लैंड होती है, तो इन तीनों केस में क्या होता है कि फ्लोइंग वाटर की वेलोसिटी डाउन हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसकी वजह से जो फ्लोइंग वाटर होता है वो वहां पे स्टेगनेंट हो जाता है और इसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्लोइंग वाटर के अंदर जो सेडिमेंट्स थे, जो डिटैच्ड सॉइल पार्टिकल्स थे, जो वाटर में मिक्स थे, वो भी अब क्या हो गए, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो वो अब डिपोजिट होना चालू हो जाएंगे
जाएंगे। 3 स्टेजेस जो है वो सॉइल इरोजन होने के लिए आवश्यक है। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि भाई हाउ सॉइल इरोजन अकर्स, ये क्या है, इसके स्टेजेस क्या है, वो हमने समझ लिए। उसके बेसिस पे हम समझते हैं कि भाई सॉइल इरोजन एक्चुअली रियल फील्ड में किस तरीके से होता है। यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि बादल है जिससे बारिश हो रही है। नीचे क्या है, एक स्लोपी फील्ड है कि जहाँ पे बीच में एक वाइड चैनल है, एक बड़ी वाली चैनल है, ठीक है। ग्राउंड स्लोप इस डायरेक्शन में है। तो होता क्या है, जब भी इंटेंस बारिश होती है, ज्यादा बारिश होती है, तो जो रेन ड्रॉप्स है, यहाँ ये वाले रेन ड्रॉप्स है, वो स्ट्राइक होते हैं सॉइल के ऊपर। क्या होते हैं? स्ट्राइक होते हैं। इसकी वजह से ये जो सॉइल पार्टिकल्स है, ये क्या होते हैं? डिटैच हो जाते हैं। अब ये सॉइल पार्टिकल्स और जो बारिश से आने वाला पानी है, वाटर, वो क्या होते हैं? एक साथ मिक्स हो जाते हैं। अब क्या होता है, जब भी आपका ग्राउंड का स्लोप इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड की तरह होता है, तब सॉइल पार्टिकल्स और उसके साथ जो फ्लोइंग वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होने लगता है। ट्रांसपोर्टेशन होता है उन दोनों का, सेडिमेंट्स का। यहाँ पे ये वाइड चैनल में ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके बाद और ये वाइड चैनल टोटल ग्राउंड का स्लोप जिस भी डायरेक्शन में होगा वहां पे वो बहना चालू कर देती है। आप देख सकते हो कि सॉइल इरोजन हो रहा है और वो डाउनवर्ड साइड स्लोप जो स्लोप है उस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो मतलब आपको पता चल गया होगा कि सॉइल इरोजन जो है वो डाउनवर्ड साइड जो भी स्लोप होगा उसी डायरेक्शन में होगा। और इसकी वजह से आप देख सकते हो कि कितने बड़े पैमाने पे ये सॉइल इरोजन हुआ। तो मतलब फार्मर वहां एग्जैक्टली उस जगह पे तो कोई भी फार्मिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वो टिलेज भी नहीं कर सकता, वो लेवलिंग भी नहीं कर सकता और वो कोई भी क्रॉप कल्टीवेट नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे पानी फ्लो होगा वो बहुत ही बड़े पैमाने पे होगा। और ये ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि सॉइल इरोजन एक ही दिन की बारिश होगी तो वहां पे इतना सारा मतलब सॉइल इरोजन हो गया होगा, ऐसा नहीं होता है। ये सॉइल इरोजन ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे करके होता है। हम अगर ध्यान नहीं देते हैं, इसको लेवल नहीं करते हैं, मतलब इसकी कोई प्रिवेंशन नहीं करते, इसकी कोई इलाज नहीं ढूंढते, इसकी कंजर्वेशन प्रैक्टिस कोई अपन सॉइल इरोजन रोकने के लिए नहीं फील्ड में अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक बड़ी वाली वाइड गली बन जाती है फील्ड में, गली। तो ये गली में से जो भी इरोजन होगा सॉइल का, उसको अपन बोलेंगे गली इरोजन। और गली इरोजन के बारे में अपन इन डेप्थ आगे पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से ये होता है, इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, वो सब। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने समझा कि सॉइल एंड वाटर जो भी कंजर्वेशन है एक्चुअली वो क्या होता है, सॉइल और वाटर का कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए और सॉइल का इरोजन है वो किस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि जो सॉइल और वाटर का कंजर्वेशन हम नहीं करते हैं तो सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम होता है, ये तो हमने समझ लिया। तो सॉइल इरोजन रोकने का उपाय क्या है? तो फ्रेंड्स, सॉइल इरोजन रोकने का उपाय ये है कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर बनाने चाहिए। यहाँ इमेज जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, वहां पे आप देख पा रहे होंगे कि वाटर कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे एक फार्म पॉन्ड बनाया है हमने। तो ये फार्म पॉन्ड भी अपन बना सकते हैं जिससे अच्छा खासा वाटर कंजर्व हो, और जब भी हमको ड्यूरिंग द ईयर फार्म में वाटर की जरूरत हो तो हम फार्म पॉन्ड वाला जो पानी है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्रेंड्स एक चेक डैम है। जब भी फ्रेंड्स चेक डैम हम कहाँ पे बनाते हैं कि जहाँ पे वाइड गली होती है या फिर बड़ी चैनल होती है, बहुत बड़ी, या रिवर होती है कि जिसमें फ्लोइंग वाटर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो उसकी स्काउरिंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, वो सॉइल को स्काउर भी बहुत बड़े पैमाने पे करती है। इसकी वजह से सॉइल का इरोजन जो होता है वो रिवर के या फिर गली के या फिर वाइड चैनल के बॉटम पार्ट में से वो बहुत ज्यादा पैमाने पे होता है, और साइड में भी, साइड पोर्शन जो उसके होते हैं उसमें भी गली के या फिर चैनल के उसमें से भी बहुत ज्यादा पैमाने पे सॉइल इरोजन। इसको रोकने के लिए हम चेक डैम बनाते हैं। चेक डैम क्या करता है, जो फ्लोइंग वाटर की वेलोसिटी है वो बहुत ही कम हो जाती है, वो वहां पे रुक जाता है पानी। इसकी वजह से क्या होता है, पानी को वेलोसिटी ना मिलने की वजह से जो भी सेडिमेंट्स होते हैं वो वहां पे ही डिपोजिट होना चालू हो जाते हैं, या फिर वाटर की वेलोसिटी कम होने की वजह से जो सेडिमेंट होते हैं या फिर जो डिटैच्ड सॉइल पार्टिकल होते हैं कि जो पानी में मिक्स होके आगे ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, ट्रांसपोर्ट होना बंद हो जाएंगे, वो वहीं के वहीं अब सेटल डाउन हो जाएंगे। इसकी वजह से सॉइल इरोजन जो है वो कम होता है। बाद में अगर कोई हिली रीजन होता है, वहां पे हम सॉइल कंजर्वेशन करना हो या फिर वाटर कंजर्वेशन भी करना हो, तो उसके लिए हम टेरेसिंग कंजर्वेशन प्रैक्टिस का यूज करते हैं। आने वाले दिनों में हम टेरेसिंग को एक इन डिटेल एक अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे। ऐसे ही हिली एरिया पे एक बंडिंग प्रैक्टिस भी की जाती है फ्रेंड्स।
हालांकि बंडिंग और टेरेसिंग दोनों अलग अलग कंजर्वेशन प्रैक्टिस है, दोनों हिली रीजन पे की जाती है। जब आपके फील्ड का स्लोप 2 से लेके 8% तक का होता है तब हम बंडिंग कंजर्वेशन प्रैक्टिस का यूज करते हैं, और फील्ड का स्लोप 8% से 30% तक हो तो वहां पे टेरेसिंग कंजर्वेशन प्रैक्टिस का यूज होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्लोइंग स्ट्रीम है। ये स्ट्रीम का ये जो पूरा बैंक है, बैंक का इतना पोर्शन है, ये पोर्शन को हम बोलेंगे स्ट्रीम बैंक। और वहां पे हमने क्या है किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टोन पिचिंग। इसकी वजह से क्या होता है, जो स्ट्रीम बैंक होता है वो इरोड नहीं होता है, क्योंकि जब भी ये रिवर होती है वो ऐसे करके मिंडरिंग करती है ना, ऐसे करके कर्व लेती है ना, टर्न लेती है, तो इसकी वजह से जो ये वाला पोर्शन होता है स्ट्रीम बैंक का वो इरोड होता रहता है, वहां से सॉइल इरोड होती रहती है। उसको रोकने के लिए यहाँ पे हमने स्टोन पिचिंग का यूज किया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल का जो इरोजन होता है वो कम हो जाता है। जब भी गली होती है या फिर वाइड चैनल होती है फ्रेंड्स, तो वहां पे फ्लोइंग वाटर की वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। इसको कम करने के लिए या फिर हम चेक डैम बनाते हैं जो परमानेंट होता है, या फिर यहाँ पे लूज रॉक डैम बनाते हैं। मतलब जो भी स्टोन्स होते हैं, लूज रॉक होते हैं, उसको इकट्ठा करके उसको नेट में एस्टेब्लिश करके स्टोन वॉल बनाते हैं। वहां पे आप देख सकते हो कि जो भी फ्लोइंग वाटर आएगा वो उतनी वेलोसिटी से नहीं आ पाएगा, क्योंकि बीच में जो लूज रॉक डैम आ गया, इसकी वजह से फ्लोइंग वाटर की वेलोसिटी वो कम हो जाती है और सॉइल इरोजन भी कम हो जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि सॉइल कंजर्वेशन क्या है, वाटर कंजर्वेशन क्या है, सॉइल इरोजन क्या है। ये सब चीजें मैंने आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयत्न किया है। फिर भी गाइस, अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत है, डाउट है, क्वेरी है, तो आप अपना डाउट और क्वेरी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आपका डाउट और क्वेरी सॉल्व करने का जरूर प्रयत्न करूंगा। दोस्तों, मुझे आपको बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के ऊपर हम ये एक ही नहीं पर कई सारे वीडियो लेके आने वाले हैं, तो कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको आज का वीडियो जो है वो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका ये सपोर्ट हमको ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करता है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।